जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज से अपनी 40,000 MCQ बेस्ड सीरीज आर परीक्षा के लिए प्रारंभ हो रही है। ये सीरीज निश्चित ही आपके लिए आर परीक्षा में रामबाण साबित होगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, दोनों में रिलेशन, दोनों में संबंध बताना। पहला क्या, आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे, चीज़ें कठिन नहीं होती हैं। प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आंसर निश्चित आपको पता होगा, लेकिन उसका प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा बदला होगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी समझने में समस्या आती है। प्रश्न पढ़ रहे, कह रहे नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक, पहला अभिकथन ए नंबर में क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी गंगा घाटी की तरफ आए। कब आए, नूतन नए भूतकाल के अंत में। ठीक, दूसरा क्या है, ये कथन हो गया है। कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। दोनों सही हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोग नूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किए। और दूसरा कारण क्या है, कारण क्या रहा प्रव्रजन करने का, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण देखा गया। तो इस लिहाज से दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ जमाव हैं, ये जमाव हैं और इन जमावों का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में जाता है। कह रहा है कि पटवारा, खैतानी, बाघौर और सिंघावल। ठीक, तो सबसे जो निचला जमाव है, सबसे निचला जमाव, ये निचला जमाव है सिंघावल जमाव। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सिंघावल। सिंघावल के बाद कौन आ जाएगा, पटवारा जमाव। ठीक, तो चार, चार के बाद एक। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, बाघौर जमाव। अब बाघौर जमाव के बाद सबसे नया, सबसे ऊपरी जमाव कौन सा है, खैतानी जमाव। ठीक, तो 4, 1, 3, 2, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर हम बात करें कि सिंघावल जमाव सबसे निचला जमाव है। ठीक, इसका क्षेत्र क्या है, तो सिंघांचल नामक स्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र सिंघांचल, ये वहाँ का जमाव है। ठीक, पटवारा जमाव की अगर बात करें तो पटवारा मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का सीधी जिला, सीधी जिला ये वहाँ पाया जाता है। ठीक, अगर बाघौर जमाव की बात करें तो सोन नदी घाटी, सुनिए सोन नदी घाटी। ठीक, सोन नदी घाटी का क्षेत्र बाघौर जमाव के अंतर्गत आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि विभिन्न पशुओं के जो जीवाश्म हैं, जीवाश्म वो किस जमाव से प्राप्त होते हैं, तो बाघौर जमाव से। ठीक, ये याद रखना है। और खैतानी जमाव का याद रखना है, सोन नदी और एक नदी है रेही नदी, सोन नदी और रेही नदी, इन दोनों के संगम पर कौन सा जमाव है, तो खैतानी जमाव है। ठीक, ये व्याख्या है, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि कौन कैसा जमाव है। तो पहले सिंघावल, पटवारा, बाघौर और खैतानी। नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। कह निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है। निम्न पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल 3 भागों में बटा, पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो 3 भागों में बटा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये निम्न पूर्व पाषाण काल की बात कह रहा है। तो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है। पहला कह रहा है वह पालीदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, ऐसा नहीं था। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, बिल्कुल सही। वह पशुपालक था, पशुपालक के साथ जो मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का भीलवाड़ा जिले का बागौर, इन दो स्थानों से किसके, पशुपालन के साथ से मिलते हैं। और सबसे पहले किसको किस पशु को पालतू बनाया गया, तो याद रखना है कुत्ते को। ठीक, अगली बात करें, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। जो पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है, पूर्व पाषाण काल में कृषि तो है नहीं, कृषि कब की है, नवपाषाण काल की। पशुपालन कब का है, पशुपालन है मध्य पाषाण काल का।
मिट्टी के बर्तन बनाना, ये नवपाषाण काल की है। तो कौन सा बचा? शिकार खेलना। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कह रहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष क्रम से प्राप्त होते हैं? यानी वो एक क्षेत्र है जहां से तीनों पाषाण काल के जो क्षेत्र हैं वो प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है बेलन घाटी। कौन सी है? बेलन घाटी। ठीक, नेक्स्ट, बेलन घाटी कहाँ? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? भारत में प्रागैतिहासिक का मतलब पाषाणकालीन मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म है वो नर्मदा घाटी से मिलता है। और नर्मदा घाटी में एक स्थान है हथनौरा। कौन सा स्थान है? हथनौरा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? जो जीवाश्म मिला है नर्मदा घाटी में मिला है उसी को नर्मदा मैन कहा जाता है। और कुछ इतिहासकार उसी जीवाश्म को, उसी जो कपाल मिला है उस कपाल को होमो इरेक्टस कहते हैं। तो कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी, होशंगाबाद जिला, और जो स्थान है वो कौन सा स्थान? तो हथनौरा स्थान। कौन सा दोस्तों है? हथनौरा स्थान है। अगले प्रश्न में बात करें हम लोग, कह रहा भारत में पूरा प्रस्तर यानी पाषाण युगीन औजारों की खोज की जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, किसे श्रेय जाता है? ये श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट अर्थात RB फुट। 1863 में पल्लावरम मद्रास के पास इन्होंने सबसे पहले हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी की खोज की। तो ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहले किस प्रस्तर औजार की खोज की गई? तो हैंडेक्स की गई, या कभी कभी कुल्हाड़ी लिख के आएगा। तो दोनों बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो याद रखना मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति जो कहलाती है वो फलक संस्कृति भी कहलाती है। मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये जो फलक संस्कृति है ये पाषाण काल यानी पुरा पाषाण काल का जो भेद है मध्य पुरा पाषाण काल वो फलक संस्कृति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, अगला कह रहा प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, यानी प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कहां से संबंधित है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल यानी जो भीमबेटका है, जो बेलन घाटी है, ये किस पाषाण काल के स्थल हैं? तो याद रखना है ये उच्च पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो चित्रकारी के साथ, कलाकृतियों के साथ मिलते हैं वो भीमबेटका से मिलते हैं। भीमबेटका और मध्य प्रदेश का एक है जौरा। कभी आपने 12th फेल मूवी देखी होगी तो जौरा, मनोज जो थे वो जौरा के, मनोज सर, तो वो जौरा और भीमबेटका इन दोनों से कलाकृतियों के प्रमाण मिलते हैं। अगले प्रश्न में चले हम लोग, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे प्राचीनतम हड्डी की बनी मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त होती है वो बेलन घाटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना गया? प्रारंभिक पूर्ण मानव कहलाता है क्रो-मैग्नन अर्थात बी नंबर अपना एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चले हम लोग, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, पश्चिम से पाषाण काल में अगर अपने आरओ परीक्षा में अगर हम बात करें
तो बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि वो स्थान से पूछेगा कि कौन सा स्थान कहाँ का है। अब बाकी तो भी चीजें पूछता है, लेकिन ज्यादा जब वो प्रश्न बनाने की उम्मीद करता है तो स्थान से। अब इसमें कैसे, पैसरा, लिखैया, वीरभानपुर, मदाहा। अब ये हमें पता होने चाहिए कि ये चारों स्थल कहाँ कहाँ के हैं। तो पैसरा कहाँ का है, बिहार का। लिखैया कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर का। वीरभानपुर कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का। मदाहा कहाँ का है, प्रतापगढ़ का। ठीक, अब हम लोग अरेंज करेंगे तो मदाहा पहले प्रतापगढ़ आएगा, फिर मिर्जापुर आएगा। तो पहले आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर कौन सा, लिखैया आ जाएगा, पैसरा आ जाएगा, और फिर कौन सा आ जाएगा, वीरभानपुर। ठीक, तो अरेंज के हिसाब से कौन सा सही है, तो पहले 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। तो कौन सा, सी नंबर अपना करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो याद रखना है वीएस वकड़कर ने ये चीज देखी थी। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। हमने बताया कि पशुपालन के साक्ष्य प्राचीनतम भारतीय इतिहास में 2 जगह से प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश का स्थान है। दूसरा प्राप्त होता है बाघौर, जो भीलवाड़ा राजस्थान का स्थान है। और ये दोनों स्थल कब के हैं, तो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल यानी डी नंबर। मध्य पूर्व पाषाण काल ना होगा, क्योंकि हमने आपसे 2-3 प्रश्नों में इस बात की चर्चा की है कि जो पाषाण काल था उसको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये मध्य, ऊपरी और निचले, ये पूरा पाषाण काल के भेद हैं। जबकि पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिलते हैं और 2 स्थान मिलते हैं, आदमगढ़ और बागौर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिलता है? वन्य धान का प्रमाण मिलता है चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो कहां का स्थल है, तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज का स्थल है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। सराय नाहर राय और मैदाहा संबंधित हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखना सराय नाहर कहाँ है, प्रतापगढ़ में, और मदाहा कहाँ है, प्रतापगढ़ में। तो ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र किस घाटी के अंतर्गत आएगा? ये विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत तो आएगा ना, किसके अंतर्गत? ये आएगा गंगा घाटी। और गंगा घाटी के कैसे स्थल हैं, तो मध्य पाषाणिक स्थल है, अर्थात सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी से निर्मित मात्र देवी कहां से प्राप्त होती है, तो बेलन घाटी से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। लेकिन हड्डी से बने आभूषण कहां से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों याद रखना ये प्राप्त होते हैं मदाहा, और मदाहा कहां का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, ये कहाँ का है, तो याद रखना है दमदमा से। दमदमा, सरायनार, मदाहा, ये कहाँ के स्थल हैं, तीनों के तीनों स्थल प्रतापगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश। लंगनाच कहाँ का स्थल है, तो गुजरात का स्थल है। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र का बताना है और सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। जब सर्वाधिक मानव कंकाल मिले तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पे युद्ध जैसी स्थिति रही होगी, तो वो मिर्जापुर का क्षेत्र है, और क्षेत्र कौन सा है, लिखैया से सर्वाधिक मानव कंकालों की प्राप्ति हुई है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। अब झील के किनारे, प्रश्न निश्चित ही आपको ये पता है, निश्चित पता है, बस उसने क्या है, प्रश्न का प्रारूप बदल दिया। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है,
तो झील के किनारे हमें एक झील याद आ रही है, वो झील है बखीरा झील। हालांकि बखीरा झील और बखीरा पक्षी विहार भी है। बखीरा झील कहाँ है? तो संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर का एक स्थल है जहां से विश्व के सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो दोस्तों स्थल कौन सा आ जाता है? लहुरा देव। विश्व के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से? लहुरा देव से। लहुरा देव कहां? संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर में लहुरा देव किस झील के तट पर है? तो याद रखना है बखीरा झील के तट पर। ठीक। चिराग कहां का स्थल है? तो चिराग स्थल है दोस्तों बिहार का। मेहरगढ़ कहां का है? ये पाकिस्तान का है। मेहरगढ़ कहां का है? पाकिस्तान का। टी नरसीपुर कहां का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, यानी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो याद रखना है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। मिट्टी के बर्तन कब बनाए गए? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। हालांकि पूरा पाषाण काल में आग से मानव परिचित हुआ, लेकिन उससे डरता था, उसका उपयोग न करता था। नवपाषाण काल में आग का व्यापक उपयोग हुआ, प्रयोग किया गया, कृषि की गई। कृषि के लिए कृषि जो अनाज है उसको रखने के लिए बर्तन बनाए गए। तो मिट्टी के बर्तन भी कब बने? नवपाषाण काल में बने। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? यानी राग के टीले कहां से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है और कर्नाटक का एक क्षेत्र है संगनकल्लू। राग के टीले कहां से मिले हैं? कर्नाटक के क्षेत्र संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गर्तावास के साथ याद रखना है कि किस पाषाण काल के स्थल हैं। तो गर्तावास के साथ नवपाषाण काल से मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं? तो कश्मीर से मिलते हैं। अब कश्मीर के दो क्षेत्र हैं, एक है बुर्जहोम और एक है गुफकराल। बुर्जहोम और गुफकराल, ये दोनों स्थल कैसे हैं? ये नवपाषाणिक स्थल हैं। इनसे किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो गर्तावास के साथ प्राप्त होते हैं। अर्थात आंसर कौन सा अपना सही है? डी नंबर। अगला प्रश्न, मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे, ये कहां से मिलते हैं? तो गुफकराल से मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वोत्तम प्रमाण मिलते हैं? तो याद रखना है वो प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वोत्तम प्रमाण कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से। और सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो सबसे प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम और सर्वप्रथम अंतर है। ठीक। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? तो व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। सबसे पहले भैंस पालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है पाक्का मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। यानी पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इस दोनों कालों में जो आदि मानव था वो कैसा जीवन व्यतीत करता था? घुमक्कड़। लेकिन नवपाषाण काल आते आते उसने अपना जीवन स्थायी यानी समूह में रहना प्रारंभ कर दिया, स्थायी रहना प्रारंभ कर दिया। जब स्थायी रहेगा तभी तो कृषि करेगा। ठीक। तो ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी बताया कि पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं अपने मेहरगढ़ से मिलते हैं। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वो अनाज था जौ। सबसे पहले किसका उपयोग किया गया? जौ का किया गया। अगला प्रश्न,
तामास्म यानी ताम पाषाणिक सभ्यता की बात कर रहा है, तांबे की। ठीक है, प्रश्न बनता है कि सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। तो तामास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, किस तरह रख के दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण अर्थात ए नंबर। अगला प्रश्न, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है, नवादा टोली याद रखना दोस्तों कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक, गुजरात का एक स्थल याद रखना है, लंगनाज। लंगनाज कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक है, महाराष्ट्र का याद रखना है एक इमाम गांव। इमाम गांव कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक, नवादा टोली मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न, आ गया प्रश्न देखो, इनाम गांव भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो उत्तर प्रदेश का एटा जिला, और एटा जिला में एक पड़ता है अतरंजी खेड़ा। एटा जिला उत्तर प्रदेश का एटा कासगंज। ठीक, यहाँ एक अतरंजी खेड़ा पड़ता है, यहाँ से क्या मिले हैं, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं तो ताम्र पाषाण काल से, क्योंकि दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो ताम्र पाषाण सभ्यता से संबंधित है, और ताम्र पाषाणिक सभ्यता को चैल्कोलिथ या कैल्कोलिथ भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता को चैल्कोलिथ या कैल्कोलिथ भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक, प्रश्न कठिन नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। ठीक, हमने कहा था कि नवपाषाणिक सभ्यता के साथ नवपाषाणिक सभ्यता बुर्जहोम, गुफाकराल, मेहरगढ़ ये कहाँ के हैं, नवपाषाणिक स्थल हैं, और बुर्जहोम और गुफा कराल से गर्तावास के साथ प्राप्त होते हैं, तो नवपाषाणिक सभ्यता गर्तावास। ठीक, अब व्यक्ति प्रारंभ में कहाँ रहेगा, प्रारंभ में व्यक्ति पुरा पाषाण काल यानी प्रारंभिक काल पुरा पाषाण काल, और पुरा पाषाण का व्यक्ति कहाँ रह रहा था, नदी के तट पर रह रहा था। ठीक, जब थोड़ी सी उसमें समझ आई तो मध्य पाषाण काल आया, और मध्य पाषाण काल का व्यक्ति कहाँ रहने लगा, शैलाश्रय यानी जो शिलाएं हैं, जो पत्थर हैं, इनके बीच गुफा बनाकर या इनकी ऊंचाइयों में रहने लगा। ताम पाषाणिक सभ्यता में व्यक्ति क्या करने लगा, ताम पाषाणिक सभ्यता में व्यक्ति कच्चे मकान बनाकर रहने लगा। तो हम देखेंगे पहले कौन सा है, तो 4 नंबर, सॉरी पुरा पाषाण काल का कौन सा है, तो पुरा पाषाण काल का 2 नंबर, 2 मध्य पाषाण काल का 3, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें मिल रहा है, 2 3 4 1 अर्थात बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखो दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। चिराग बिहार में है, बिल्कुल सही है। पांडुराजार डिबी बंगाल में है, बिल्कुल सही है। कायता कर्नाटक में नहीं है, कायता जो है ये मध्य प्रदेश में है। कायता कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी ए नंबर सुमेलित नहीं है, आंसर अर्थात ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन किया था, किसने किया था, तो याद रखना है थॉमसन ने किया था। किसने किया था, थॉमसन ने किया था। तो अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के ये इतने प्रश्न कंप्लीट होते हैं। निश्चित ही यदि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लर्निंग आपने निश्चित ही पढ़ा है, और यदि आपने लर्निंग नहीं पढ़ा है तो जो पार्थ सर द्वारा लर्निंग का बैच चलाया जा रहा है आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। उसमें भी लर्निंग की हिस्ट्री चलेगी, पॉलिटी चलेगी, ज्योग्राफी चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म होगी तो एशियन हिस्ट्री भी थ्योरी पे चलेगी, पॉलिटी भी चलेगी, इन्वायरमेंट भी चलेगी, साइंस भी चल रही है। मतलब जितने भी टॉपिक है सारे लर्निंग भी मिलेंगे, और हम आपको एमसीक्यू बेस्ड कराएंगे।
ठीक, तो आप लर्निंग भी पढ़िए, लर्निंग निश्चित आपने पढ़ा है, अब आपको केवल एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न चाहिए, तो वो आपको हम दे रहे हैं। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसको करिएगा। जिस भी प्रश्न में कोई डाउट लगे, समझ में ना आए, आप कमेंट्स में जरूर बोलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।